बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच सुबह सवेरे सत्ते सवेरे आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, आज दो तीन खबरें सुबह सुबह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वसीम साहब, एक तो दरख्वास्त दायर किया है, PTI ने अपील इनफैक्ट दायर की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का जो ट्रांसफ़र किया है जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस मामले पर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है तहरीक इंसाफ ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 26वीं यानी तरमीम को जमहूरियत और आइन के खिलाफ करार दिया है और उस मामले पे अपना बयान भी उन्होंने जारी किया है। इससे बात करेंगे। सबसे बढ़ के नाज़रीन, 9 और 10 मई के मुकदमात में PTI लाहौर के सदर और MPA इम्तियाज़ अहमद, शेख इम्तियाज़ अहमद, उनका आज केस था। उस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, उस पर ज़रा बहस का आगाज़ उससे करते हैं। थोड़ी तफसील बता दूँ केस की। अच्छा, हुआ ये नाज़रीन कि जब क्योंकि इनका नाम FIR में शामिल नहीं था तो खोसा साहब ने कहा जी ज़िमनी जो रिपोर्ट पुलिस बनाती है उस ज़िमनी में उसका नाम शामिल किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि वो ज़िमनी कहाँ पर है रिकॉर्ड में, तो खोसा साहब रिकॉर्ड में वो ज़िमनी नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन मेरे पास अलग से, उन्होंने वो एक पेज से फाड़ के दी अदालत को, एक ही कॉपी पकड़ा दी। मंदोखेल साहब ने कहा जी अहम तरीन डॉक्यूमेंट आपका इस केस का, इसके बगैर आप ये पटिशन फाइल ही कैसे कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, खोसा साहब ने कि जी हमें तो दे ही नहीं रहे थे तो हम इंटाइटल नहीं होते। ये एक और मुलजिम गिरफ्तार हुआ था इसी केस में, उसके खिलाफ चालान जमा हुआ है और उसके चालान की नकुलें जब मिली तो उसमें से मैंने ये कापी लेके फाड़ के, तो कल मुझ तक पहुंची है तो मैंने ये दे दिया। पर उन्होंने कहा कि हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, मंदोखेल साहब ने कहा, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन ये आप लोगों की शॉर्ट कमिंग्स हैं कि जो आपका पूरा केस बेस जिस डॉक्यूमेंट पर कर रहा है वही आपके पास नहीं है, आपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से अदालतों को फिर इल्ज़ाम देते हैं। आपसे मुराद था कि PTI के वकला। तो फिर आगे जब केस बना तो उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया खोसा साहब ने। हाई कोर्ट ने कहा कि जी ऑल दो के तवील अरसे बाद अचानक से ज़िमनी में नाम शामिल कर दिया गया इसका, लेकिन जब एविडेंस टेलीफोनिकली या डिजिटली कलेक्ट किया गया हो तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लिहाजा ये बेल बिफोर अरेस्ट के हकदार नहीं है। तो मंदोखेल साहब ने कहा ये तो ट्रायल के बाद का फैसला है। तो खोसा साहब ने कहा नहीं जी ये तो बेल का फैसला। वो कहते बेल में ये बात कौन लिखता होता है। हाई कोर्ट ने तो लगता है ट्रायल के बाद का सारा काम कर दिया जो पहले करना था। उन्होंने फिर चंद मिनट के अंदर ही उसी वक्त ही बुलाया स्टेनो को, ऑर्डर लिखवाया कि जी हाई कोर्ट का फैसला फारिग, इनको एड इंटरिम यानी कि वो पूरी ज़मानत दे रहे हैं, 2 लाख रुपये के मुचलके लाहौर में जमा करवाएं ट्रायल कोर्ट में और जाएँ। फिर उन्होंने खोसा साहब से मुकालमा शुरू किया। खोसा साहब को उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग अपने केसेस मीन्स के PTI के वकला अपने जो केसेस हैं वो प्रोफेशनल अंदाज में लड़ा करें, सियासी अंदाज में ना लड़ा करें। आपको कोई पॉजिटिव चीज़ भी आप उसका भी नेगेटिव ले जाते हैं, आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है। तो इसके बाद फिर मलिक शहजाद उन्होंने, खोसा साहब ने कहा जी हमें कोई ज़िमनी दे ही नहीं रहा था, ना ये हमारा इंटाइटलमेंट होती है लेने की, ये तो पुलिस का रिकॉर्ड होता है जो हमें नहीं मिलता। इस पर फिर मलिक शहजाद साहब ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा खोसा साहब यहाँ तो वकील और साहिल कई दफ़ा कई महीने गायब रहते हैं, वो नहीं मिलते, आपको इन हालात में कापी किसने देनी थी इसकी। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हमें तो अदालतों से ही रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हमें यहाँ से ताज़ा हवा मिलती है। मुस्तरद ऐसे बनेगा जी आपने पेशावर हाई कोर्ट से क्यों बेल कराते हैं, बाकी अदालतें ख़त्म हो गई हैं। इसमें खोसा साहब ने कहा जी मेरा मुँह ना ही खुलवाएँ तो बेहतर है। तो फिर मलिक शहजाद साहब ने कहा कि जी खुदा का खौफ रखने वाले जजेस कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह मौजूद है, खोसा साहब ऐसी बात ना करें कि बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता। वसीम साहब इतने के ऊपर अपनी राय दें, फिर आगे मजीद बातें भी करते हैं। चिमकनी और बल्ले के निशान वाला भी मामला थोड़ा सा ज़ेर बहस आया इस केस में। अच्छा देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आपने आज जो केस की इस सारे मामले की प्रोसीडिंग्स थी, ये 9 और 10 मई के मामलात में घूमता रहा ये सारा मामला। तो उसमें आपने केस का जो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ वो तो सारा बता दिया। लेकिन जहाँ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का सवाल था कि आप सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों जाते हैं, तो वहीं जस्टिस जमाल मंदोखेल ही उस सवाल का जवाब दे चुके थे। यानी आपने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ट्रायल से पहले ही जिस तरह अबूरी ज़मानत खारिज की गई थी वो अपनी मिसाल आप है। और दूसरा, इस सारे मामले में हमने ये भी देखा कि 9 और 10 मई में रियासत पाकिस्तान जो है वो उन वाक़यात को जो कि काबिल मज़म्मत वाक़यात थे उनको जोड़ती है इदारों में बगावत, मुल्क से गद्दारी और मुल्क से दुश्मनी, और फिर कहीं तीसरे नंबर पर आता है ATC यानी इंसदाद दहशत गर्दी। और हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर मातहत अदलिया तक ये इंसदाद दहशत गर्दी का जो मामला है वो दहशत गर्दी का जो मामला है वो भी साबित नहीं कर सकते। यमन 780 भी इन्होंने साबित नहीं की। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बाकी मामलात में ये बताया गया कि इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास और ब्ला 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 इस तरह की बातें की गई।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले भी एक केस आया 9 मई का, वो भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ही सुना था। हमजा कैंप में 5 मुल्जमान थे और उनकी भी जमानतें दी गई थी, और उसमें भी पूरी प्रोसिक्यूशन जो थी पंजाब की, उनके पास सिवाय जियो फेंसिंग के कोई और जो एविडेंस है वो मौजूद ही नहीं था। अब जियो फेंसिंग में उन्होंने देखा कि इस एरिया में इस वक्त इतने मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, लिहाजा ये तमाम लोग जो हैं वो 9 और 10 मई में मुलव्वस हैं। अदरवाइज़ हम इन केस के फैक्ट्स के ऊपर बात करें ना, तो ये जो जिस तरह चाहे वो फौजी अदालतों का भी केस हो, मैं थोड़ा सा फौजी अदालतों का इस मामले में जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज़ ऐड कर लें। अब बिल्कुल आगाज़ पे ही मुसरत अली साहिबा ने पूछा कि क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट में आपने ये साबित करना होता है कि क्योंकि इसमें लॉ में तो गुंजाइश नहीं है इसकी, ये तो अदालत ने एक फैसले के जरिए गुंजाइश निकाली कि बदनीति पे हम अपनी केसेस ना दायर हों। उन्होंने पूछा कि इसमें बदनीति क्या है इस केस में, पहले ये पॉइंट आउट करें। खुदा साहब ने कहा जी ये मेरे साथ खड़ा है बंदा, ये MP है और PTI से ताल्लुक़ है, PTI लाहौर का सदर है और पंजाब जो असम्बली में बड़ा वोकल है। अब बता दें इससे बढ़ के कोई बदनीति हो सकती है? तो उस पर जजेस भी हंस पड़े कि यार ये किस किस्म की खुद साहब ने बदनीति पॉइंट आउट की है। फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट होगी, लेकिन लीगली तो ये बदनीति इसको नहीं कह सकते थे, लेकिन खोता साहब ने पॉइंट बड़ा वहाँ पे उठाया। अच्छा, तो वो जो हम इस सारे मामले में 9 और 10 मई के वाक़यात के गिर्द ये केस घूमता है, तो उसमें फ़ौजी अदालतों में जो इस वक्त अंडर ट्रायल लोग हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस कदर मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो माजी में गुजरे हैं और पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख के एक स्याह तरीन बाब थे, उन्होंने जिस तरह इस्टाब्लिशमेंट की और हुकूमतों की सहूलतकारी की उस सारे मामले में और केस को लटकाया, और फिर आखिर में वो मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में आया और उन्होंने वो मामला फिर मुलतवी कर दिया। गालिबन उन्हें तब भी जुलाई में ही इस बात का अंदाज़ा था कि कोई 26वीं आईनी तरमीम भी आएगी, आईनी बेंच भी बनेगा और बहुत सारे मामला मई में था तो उनको जुलाई में नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली वो तो सारे मामला हुए। तो उस सारे मामलात में जो मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश की कि जो फौजी अदालतों में ये तो हमें पता है कि सज़ा सुनाई जा चुकी है, सिर्फ हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। तो मैंने जब पता करने की कोशिश की कि आखिर उन्हें सज़ा सुनाई किस मामले पे गई है, तो जो उनके ऊपर कानून लागू किया गया है वो जो सबसे अहम था, जो ज़्यादातर केसेस में था, वो ये था कि ये लोग ना ममनुआ जगह पे, जो प्रोहिबिटेड प्लेस है, उस जगह पर गए और उन्होंने एहतजाज किया, जो कि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो दफ़ा लगाई एग्जैक्टली वो दफ़ा लगाई गई है। अच्छा, फिर जब मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि ये जो जिनाह हाउस है या कोर कमांडर हाउस है, जो कुछ भी है, ये जब भी कोई जगह प्रोहिबिटेड डिक्लेयर की जाती है तो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में उसको बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है और उसकी अनाउंसमेंट होती है ताकि अवाम तक ये मामला पहुंच सके कि जी ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पर हर शख्स नहीं जा सकता। 9 मई के दिन तक वो जो जिनाह हाउस है उसको इस तरह प्रोहिबिटेड एरिया कानून के मुताबिक भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो ये तो 9 और 10 मई के तमाम तर वो फैक्ट्स हैं जो शुरू होते हैं जिनाह हाउस से और फिर दीगर मुल्क के मामलात पे। अगेन हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि काबिल मजम्मत मामलात थे, इसकी तहकीक होनी चाहिए थी। मेरा पहले दिन से एक मौक़िफ़ था, छोटी सी बात, जो असल मुल्ज़िमान उनको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। इमरान खान भी ये बात कर रहे हैं, इमरान खान भी हो तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिसने किया उनको पकड़ने जाके, मैं नहीं साथ दूंगा। ऐसे ही है। और देखिए, 2 फरीक़ हैं इस सारे मामले के 9 और 10 मई के। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और ये हम किसी अजम्पशन पर नहीं, 8 मई के इलेक्टोरेट के ऊपर, चाहे आपने जिस कदर धांधली की, अगर आज आप मखसूस नशीस्तें उन्हें दे दें तो वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी कौमी असम्बली में, और सेनेट के इंतखाबात हो जाए तो सेनेट में भी सबसे ज़्यादा उसके पास नशीस्तें होंगी। ये एक सियासी जमात है एक फरीक, और दूसरी फरीक इस मुल्क की इस्टाब्लिशमेंट है जो कि ताकतवर फरीक है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था, ये लोग इस्टाब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि ये मुल्क दुश्मनी थी। तो इसको किसी जुडिशियल फोरम पे तहकीकात तो होनी चाहिए ना। कोई एक फरीक जो है वो डिक्लेयर तो ना करे मेरे मुल्क के साथ हमारी अफवाज के ऊपर ये हमले हुए, हमारे मुल्क में ये हंगामे हुए, तो एटलीस्ट एक ले मैन को ये जानने का हक तो हो, जो ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो ना PTI के साथ खड़ा हो, कि 9 और 10 मई को हुआ क्या था। एग्जैक्टली। अच्छा नजरिया, अब अगले स्टोरी की तरफ आते हैं। अच्छा, चिमकनी का जिक्र मैंने कहा था, वो चिमकनी का वाक़या यूँ आया कि इन्होंने कहा कि जी आप मलिक शहजाद साहब ने कहा खोता साहब बेल तो हो गई है। उन्होंने बल्कि खोता साहब ने कहा जब ये लापता वकीलों वाली बात हुई कि इसके ऊपर सर मेरा दिल बड़ा दुखी है, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरा मुँह ना खुलवाएं इस मामले के ऊपर, ये बहुत चीज़ है। तो मलिक शहजाद साहब ने कहा खोता साहब बेल तो आपकी हो गई है, घर जाके दुआएँ कर रही हूँ, दुआ कर रहे हैं घर पहुँच जाए। तो क्योंकि वो अक्सर बाहर निकलते तो अरेस्ट हो जाते हैं, इस चक्कर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, तो उन्होंने मुसरत अली साहब ने कहा वैसे भी आपका हेड ऑफिस तो चिमकनी में जहाँ पे आपने इलेक्शन करवाए थे,
वो चमकनी वैसे ही उनको बड़ा वो जिस दिन ये केस हुआ था बल्ले के निशान का, तब से उनको चुप रहा था कि चमकनी में इलेक्शन क्यों कराए, वहाँ आपका ऑफिस क्यों है। तो चमकनी पेशावर के आउटस्कर्ट्स में, पेशावर शहर से बाहर ऐसा ही एरिया जैसे इस्लामाबाद में 12 का और बनी गाला है, जो अब शहर के अंदर आ चुके हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड ऑन पेपर्स वो दे इलाका तस्वुर होते हैं। तो चमकनी भी ऐसा ही एक इलाका, पता नहीं उनको इतना वो अजीब सा क्यों लगता है। मुसर्रत इलाली साहिबा बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून जज हैं। मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस था, इंतखाबात से कबल का अहम तरीन केस था, जिसने सियासत के रुख का तयन करना था। बाकी तो उन्होंने सिवाय उनके जब से वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुई हैं, फौजी अदालतों के मामले पर 13 दिसंबर को उन्होंने एक डाइसेंट किया था कि स्टे ऑर्डर ना दिया जाए। उसके अलावा मुझे कभी उनका तो एकतरफा ना दिया जाए, दोनों को सुन के दिया जाए। तो उस मामले में उसके अलावा मुझे कभी मुसर्रत हिलाली साहिबा का कोई जजमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला। वो फिर बशारत राजा साहब वाली बात ही फिट आती है, कुछ आते रहता है लेकिन रूटीन के, हाँ, लेकिन इस तरह के अहम नोयत के केसेस में, ताकि उनसे पता चले कि वो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में बहुत सारे वकला उनकी बड़ी तारीफें भी करते थे। तो फिर एक इस तरह के अहम तरीन केस में उनकी सुई अटकी हुई थी कि चमकनी क्यों, यानी आप 12 और 13 जनवरी की वो 2 दिन की वो जो प्रोसीडिंग है वो लाइव निकाल के देखें तो मुताद्दिद मरतबा वो जब भी बोलती थी उनका एक सवाल होता था कि ये चमकनी में क्यों। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि खोता साहब ने उन्हें कहा था कि इस बात का जवाब मलिक शहजाद साहब आपको दे चुके हैं, हाँ, कि यहाँ वकील और ज़्यादा क्लाइंट्स गायब हो जाते हैं, तो खा वहाँ में ये प्रोटेक्शन है कम से कम कि वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो उठाए नहीं जाते। अच्छा, इस्लामाबाद के तीनों नशिस्तों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो जैसे तारिक जहांगीरी साहब से शिफ्ट हो गए, रिटायर्ड जज को चले गए, और अब पीटीआई ने वो फैसला चैलेंज कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मामला रेफ़र किया था वापस के, जी आप ही देख के डिसाइड करें, ये दोनों फैसले कलअदम करार दिए जाएँ, ये इस्तदा की गई है। तो क्या देख रहे हैं आप इस मामले को? आप ये पहले तो ये बताएं कि ये सादी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या बल्लों वाली में या अंडे वाली में? इस मामले में मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने नुक्ता उठाया अपनी दरख्वास्त में अली बुखारी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस से कंसल्ट नहीं किया, तो चीफ जस्टिस से जहाँ कंसल्ट नहीं किया गया तो वो मेरे ख्याल में वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो एक मामला था, रिटायर्ड जज के लिए तो कंसल्ट करना लॉ में उन्होंने अपने मामले सिटिंग जज के लिए भी होता है। अच्छा, फिर वो जो एक कानून था गालबन वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो किया गया था, अब उसकी आईनी हैसियत भी जांचनी है तो आईनी बेंच ने जांचनी है ना, वो जो ये पार्लियामेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। मसला ये है कि जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा, ये वही जज है ना जिनके ऊपर मिसकंडक्ट की कार्रवाई थी लेकिन उससे कबल वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, करप्शन के चार्जेस थे। तो अब ये मामला उनके ऊपर है, बड़ी सादा सी बात है, जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने दिया जाता तो आज इस्लामाबाद की तीनों जो नशिस्तें हैं वो अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास होती जिन्हें 8 फरवरी को उन्होंने मुंतखब किया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा एक बड़ी चीज़ मैं गुज़श्ता रात भी सोच रहा था कि मुझे ये लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना एक चीज़ जो है वो हर रोज़ आएगी, कई ऐसी दरखास्तें हैं जिसमें एक सवाल जो है वो आईनी नौयत का होता है, बाकी दीगर मामलात होते हैं, तो क्या वो भी आईनी बेंचेस के पास जाएंगे? वसीम साहब एक चीज़ है ना, ग्राउंड रियलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअल तनाज़े में नहीं जाना होता किसी भी चीज़ में। वो कहते हैं जी फैक्चुअल चीज़ें कि जी आपने मुझे थप्पड़ मारा, पहले मारा या मैंने पहले मारा, ये तनाज़ा है। आप कह रहे हैं पहले इसने मारा, मैं कहूँगा पहले आपने मारा। ये ट्रायल कोर्ट तय करती है एविडेंस रिकॉर्ड करके, सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं करती। हाई कोर्ट उसको देखती है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आकर ये तयन नहीं होता कि पहले किसने मारा था। सुप्रीम कोर्ट कहती है लॉ बताएं, ये डिसाइड किया है, ये लॉ पॉइंट क्या है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में होनी आईनी और कानूनी बात होती है तो फिर आईनी बेंच बना के सारी चीज़ें आपने उधर डाल देनी, बाकी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज लगा के आपने क्या ढोल बजवानी है, क्या करना है? अब ये तय कौन करेगा? देखिए अभी तो ये नज़र आ रहा है ना कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 6 नवंबर को एक अपने चैम्बर में इजलास बुलाया था, रजिस्ट्रार। एक सवाल का जवाब आप दें, अगर फ़र्ज़ करें केस लग गया सादी सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडे वाली के पास नहीं लगा, सादी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और कोई भी एक ट्रायल हो रहा है जी, मर्डर का केस है जैसे भी है, मुलजिम के वकील ने जब देखा कि भाई जी मेरा बंदा तो फाइल लग रहा है, मैं नहीं बचा पाऊंगा इसे, उसने क्या देना जी आर्टिकल 10 के तकाजे पूरे नहीं किए गए, आर्टिकल 9 का ये तकाजा नहीं पूरा किया, मेरे आइन का ये, तो कह दें कि आइन में ये शामिल नहीं है। मैं यही बात इस नुक्ते की तशरीह कर दें। अच्छा तशरीह के लिए जब वो आएगा कि जी ये तो आप सुन नहीं सकते, तो उसका मामला है। अच्छा वो भेज देते हैं उधर, जुडिशल ऑर्डर कहता है जी उधर चले जाओ, वो सुनते हैं, कहते हैं तो रूटीन का मर्डर का केस है यार, तुम लोग सुनो इसको, तो वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह होता रहेगा, बंदा जेल में ही रहेगा, बंदा बाहर नहीं आता। ये तयन करने के लिए ना अभी तो ये हमें जो अब तक समझ आई है कि एक जो चैम्बर इजलास बुलाया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, उसमें उन्होंने कहा था कि कलर कोडिंग कर रहे हैं कि वो मुकदमात जो 191 में आते हैं, यानी आइन के आर्टिकल इसमें जिसमें आइनी बेंच बनाया गया,
अब अगर ये 3 रुकनी कमेटी एक चीज़ डिसाइड करती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो कोई 5, 7 या 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे के ना, वो कोई कह देती है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हैं वो अगर इतने होंगे तो ये मामला आईनी अदालत में जाएगा, अगर इससे कम होंगे तो ये मामला रूटीन की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो एक बार क्रिएट कर देती है। तो फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो आईनी बेंचेस की है, उनका फैसला तो वैसे ही रिडंडेंट हो जाएगा। तो ये जो जिस आप चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना, ये बुरहान की तरफ जाता है मामला। एक और भी सवाल है आखिरी, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ है कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, वो अब जुडिशल ऑर्डर करता है कि ये केस आईनी बेंच को भेज दे, जैसे पिछले दिनों मंसूर शाह साहब ने और उन्होंने किए भी थे। जुडिशल ऑर्डर है कि आईनी बेंच में जाए, उधर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बैठ के कैसे कहेगी हमारे सुनने का नहीं है। इसी तरह जुडिशल ऑर्डर के तो पाबंद होंगे वो। 26वीं आईनी तरमीम में जिस कदर सुकम छोड़े गए थे, ये अभी तो चीज़ें वर्किंग में नहीं आई ना, अभी तो ये बड़ा ही हनीमून पीरियड था इसका। कल से आईनी बेंच बैठ रहे हैं, अब ये जब आईनी बेंच फ़ाल होंगे तो तब ये मामलात इस तरह के सामने आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है वो रुक जाएगी। अब ये क्वेश्चन ऑफ, देखिए लड़ाई तो है, लड़ाई तो अभी भी है। देखिए जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, वो शायद याहिया अफरीदी साहब को इस बात पे परसुएड कर रहे होंगे कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो फुल कोर्ट सुने, या फिर ऐसे कुछ मामलात के अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, दीगर जजेस, वो शायद अब इस बात पे राज़ी मुझे नहीं लगता कि हुए होंगे कि वो बैठ के तलाक के केसेस, बच्चों की हवालगी के केसेस, वो बैठ के टैक्स के मैटर, वो बैठ के जेल अपीलें, वो उस तरह की सुनेंगे। तो ये जो लड़ाई है ये मज़ीद आगे बढ़ेगी। इस बात को, इसका तयन करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जुडिशल आर्डर आएगा। आपने एग्जैक्टली ठीक कहा कि 3 रुकनी बेंच भेज रहा है और 3 रुकनी कमेटी कहती है कि हमारा नहीं है, तो एटलीस्ट कोई आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करने पड़ेंगे कि एक दरख्वास्त में इस हद तक जो अगर आईनी सवाल है, रूटीन का आईनी सवाल है। वरना मुझे एक बात बताइए, किसी का सीडीए के साथ इस्लामाबाद में इशू है, किसी का रेंटल इशू है, किसी का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू है, गैस का इशू है, वो तो रिट में आता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की रिट का मामला तो 185 में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के पास आएगा। तो ये आईनी बेंच बैठ के अगर मुकदमात सुनने लगेगा तो ये जो 60,000 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात है ना, इनमें 50,000 उधर चले जाएंगे और वो बैठ के फिर सुने। और बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो, कल हसनात मलिक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि जैसे याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट को चोना कराएं, रंगो रोगन कराएं, इजलास बुलाएं, उसकी प्रेस रिलीज जारी करें। जुडिशल आर्डर तो अब उनकी जानिब से हमें भी नजर आता नहीं आ रहा है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मुकम्मल बेंच के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।